नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकारों के विषय में। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किस सुल्तान के समय में कौन सा विद्वान था या उसने कौन सी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में उसी इतिहासकार द्वारा किस सुल्तान के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इतिहासकार या विद्वान ख्वाजा सद्र हसन निजामी। ख्वाजा सद्र हसन निजामी, इसको निजामी के नाम से बहुत जाना जाता है। मतलब कि इसको जो है निजामी ने ये कहा है, निजामी ने ये लिखा है, इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा आपको इतिहास की पुस्तकों में। तो ख्वाजा सद्र हसन निजामी ये किसका समकालीन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। कई बार पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ना ये, और 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था ख्वाजा सद्र हसन निजामी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी जो रचना है वो है ताजुल मासीर। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है कि ताजुल मासीर किस इतिहासकार की रचना है। और इसको ना ख्वाजा सद्र हसन निजामी को दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार किसको बोला जाता है। उसके बाद इसके संबंध में कुछ अन्य चीजें याद रखेंगे कि इसने इतिहास का धार्मिक दृष्टि से व्याख्या किया है। मतलब कि इसने जो इतिहास लिखा है उसमें धर्म संबंधी बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। मतलब कि इतिहास को इसने धर्म से जोड़ करके लिखा है। इसके अनुसार मुसलमान शासक का कर्तव्य है कि वह गैर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद करे। मतलब कि उस समय क्या होता था कि जो मुस्लिम शासक होते थे वो गैर मुस्लिम क्षेत्रों में अटैक करते थे, वहां कत्लेआम करते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे। तो इन सब चीजों का ये समर्थन करता है। तो ख्वाजा सद्र हसन निजामी, कुतुबुद्दीन ऐबक और ताजुल मासीर इसकी रचना, और ये पहला इतिहासकार इसको माना जाता है। इसके बाद दो इतिहासकार या दो विद्वानों के नाम याद रखेंगे, ख्वाजा अबू नस्र। ख्वाजा अबू नस्र और नूरुद्दीन मोहम्मद। ख्वाजा अबू नस्र और नूरुद्दीन मोहम्मद ये दोनों ही इतिहासकार इल्तुतमिश के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था और इसको ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी ने जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। किसने शुरू किया था कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये दोनों इसके समकालीन थे, इल्तुतमिश के समकालीन। और ये जो नूरुद्दीन मोहम्मद है ना, इसकी रचना है लुबाब उल अलबाब। लुबाब उल अलबाब ये रचना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों का नाम कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, इसको ही बोला जाता है मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज, और शॉर्ट में इसको सिराज बोला जाता है कि इतिहासकार सिराज ने इस शासक के विषय में ये लिखा है, वो लिखा है, इस टाइप से आपको देखने को मिलता होगा। तो इसकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, और ये किसके समकालीन था? तो नासिरुद्दीन महमूद, जो गुलाम वंश का शासक था ना, नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 तक इसने शासन किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। और इसके समय में जो सारी शक्ति है वो गयासुद्दीन बलबन के हाथों में थी। बलबन जो कि आगे फिर 1266 से 1286 तक शासक होगा दिल्ली सल्तनत का। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में था मिनहाजुद्दीन सिराज। रचना है तबकात नासिरी। अच्छा, ये जो मिनहाजुद्दीन सिराज है ना, ये प्रमुख काजी हुआ करता था, प्रमुख काजी हुआ करता था ये। और ये जो तबकात ए नासिरी है ये नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। किसके लिए लिखा गया है? नासिरुद्दीन महमूद के लिए लिखा गया है। और इसको लिखने का क्या उद्देश्य था? तो लिखने का उद्देश्य था संपूर्ण इस्लामिक विश्व का वृहद इतिहास लिखना। देखो, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने इस्लाम की स्थापना की, उस समय से लेकर के अभी मिनहाजुद्दीन सिराज तक, मतलब नासिरुद्दीन महमूद तक क्या कुछ घटनाएं घटित हुई है। मतलब कि संपूर्ण इस्लाम विश्व में, मतलब कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम का प्रचार प्रसार है वहाँ तक का पूरा इतिहास इसने लिखा है तबकात ए नासिरी में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस रचना में संपूर्ण इस्लामिक विश्व का वृहद इतिहास लिखा गया है? तो तबकात ए नासिरी। इसमें आदम से लेकर के, आदम जो पहला जो व्यक्ति माना
माना जाता है ना आदम को। आदम पहला व्यक्ति था दुनिया में, तो आदम से लेकर के 1259 तक के इतिहास इसमें लिखा गया है। इस ग्रंथ में 23 तबके हैं। ये जो है ना तबकात ए नासिरी, तबक मतलब ये होता है एक प्रकार से इकाई पाठ, जैसे हम लोग होता है ना हिंदी में होता है इकाई पाठ उस टाइप से, या भाग, जैसे कि ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है, तो उसी टाइप से ये जो है 23 तबके हैं, इसमें 23 तबकों में ये बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसी के संदर्भ में कुछ और चीजें हैं। इसने मतलब कि जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है, इसने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की है। देखो उस समय जितने भी इतिहासकार विद्वान होते थे, हर चीज में धर्म को जोड़ दिया करते थे, और इसी कारण ना आधुनिक इतिहासकारों को उन इतिहास की पुस्तकों को अध्ययन करने में थोड़ी सी असुविधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी जो चीजें हैं वो धर्म को लेकर के लिखी हुई होती है, और जहां भी धर्म का मामला आता है थोड़ा सा उलझन होता ही है। तो आध्यात्मिक व्याख्या की है इसने इतिहास की, जिसका तात्पर्य इतिहास ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मतलब ये बोलता है कि भाई इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती है वो किसके हिसाब से होता है? ईश्वर के अनुसार। अर्थात ऐतिहासिक घटनाएं ईश्वर द्वारा प्रेरित होती है, अतः इसका इतिहास प्रगतिशील एवं मानवीय नहीं माना जा सकता। मतलब ये बोलता है कि भाई इतिहास में जो भी घटना घटित हो रही है, जैसे कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो ये ईश्वर की के द्वारा ही हो रहा, ऐसा इसने लिखा है। तो इसके अनुसार इतिहास का तात्पर्य घटनाओं को यथायथ प्रस्तुत कर देना है। मिन्हाज ने अपनी रचना में कार्य कारण संबंध की खोज करने का प्रयास नहीं किया। मतलब कि जैसे वह घटना घटित हुई है वैसे ही उसने जस का तस इसको लिख दिया है। मतलब कि वो घटना किस कारण से हुई, उसके क्या परिणाम हुए, ये सब चीज़ लिखने का उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया था। लेकिन फिर भी इससे उस समय के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इसी कारण इसकी रचना तबकात नासिरी को उस समय के इतिहास के काफ़ी मतलब अच्छे स्रोत के रूप में जाना जाता है। हालांकि समस्याएं हैं ये सब चीज़ें भी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितनों को बताया उनके सुल्तानों के नाम आप लोगों को याद रखना है। तबकात नासिरी का लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन था। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अमीर खुसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से। तो जो अमीर खुसरो है इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसने 3 राजवंशों का काल देखा है, बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो बलबन का जो काल था उस समय इसके उत्थान का काल था, क्योंकि युवा था और उसी समय इसने अपना करियर शुरू किया था अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर। तो उस समय युवा था और उसके उत्थान का काल था। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि जो अमीर खुसरो का उत्थान या उसने अपना कब शुरुआत की, तो गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर। तो ये जो है फिर बलबन के बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, और थोड़ा समय इसने मोहम्मद बिन तुगलक का काल भी देखा है। और 3 राजवंश, एक तो आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। 5 रचनाएं हैं इसकी। पहला है किरात उस सादेन। किरात उस सादेन, इसकी रचनाओं को पूछा जाता है कि कौन सी रचना अमीर खुसरो की है या नहीं है, इस टाइप से। तो किरात उस सादेन इसकी पहली रचना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नक्षत्रों का मिलन। 2 नक्षत्रों का मिलन कैकुबाद के कहने पर लिखा था। कैकुबाद जो कौन था, तो ये गुलाम वंश का शासक था कैकुबाद। बलबन के बाद ये शासक बना था, तो उसी के कहने पर इसने यह ग्रंथ लिखा था। इसमें जो कैकुबाद शासक नहीं बना था, आई थिंक, मेरे ख्याल से कैकुबाद शासक नहीं बना था। हाँ सॉरी, ये जो कैकुबाद है ना, ये शासक बना था। गयासुद्दीन बलबन की जब मृत्यु हो जाती है, कब हुई थी उसकी मृत्यु? 1286 में। तो उसके बाद जो है कैकुबाद शासक बनता है। तो ये जो क्या किरात उस सादेन है, इसमें कैकुबाद का जो पिता होता है बुगरा खां, ये कैकुबाद जो है बलबन का पोता था। तो इसका जो पिता था बुगरा खां एवं कैकुबाद के मिलन का मार्मिक वर्णन मिलता है। मतलब कि पिता बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का मार्मिक वर्णन। देखो विषय आप लोगों को याद रखना है। कई बार जो है एक तरफ पुस्तकों का नाम दे देगा, दूसरे तरफ उसमें क्या विषय दिया हुआ है वो दे देगा और आपसे बोलेगा जोड़ी मिलाओ। तो आपको ध्यान रखना होगा। यह पद्य शैली में लिखा गया है। पद्य शैली में मतलब कि पद्य मतलब क्या, काव्य शैली में इसको लिखा गया है। अगला देखते हैं मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह, ये इसकी अगली रचना है। इसका शाब्दिक अर्थ है विजयों की कुंजी। विजयों की कुंजी मतलब इसमें जो है विजयों की कुंजी मतलब बहुत सारी
विजय अभियानों का इसमें जिक्र मिला है। ये 1291 में इसकी रचना हुई थी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के जो शुरुआती समय था उसके बारे में जानकारी मिलेगा इसमें। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रंथ में खिलजी क्रांति का आंखों देखा वर्णन मिला है। देखो, जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने क्या किया, जब गयासुद्दीन बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में, तो उसके बाद जो गुलाम वंश है वो पतन की ओर चला जाता है और जो खिलजी है वो अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये जो जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, जलालुद्दीन खिलजी, ये पश्चिमोत्तर भारत में नियुक्त था। मंगोलों का आक्रमण हो रहा था उस समय, तो उनसे निपटने के लिए इसकी नियुक्ति पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। तो ये काफ़ी शक्तिशाली सरदार था और इसी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श, शमशुद्दीन क्यूमर्श, उसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये जो खिलजी क्रांति है इसका आंखों देखा विवरण मिफ्ताह उल फुतूह में अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो खिलजी क्रांति का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, तो मिफ्ताह उल फुतूह, और अमीर खुसरो इसके लेखक है। इसके बाद अगली इसकी रचना है अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजयों का खजाना। पहले वाली विजयों की कुंजी, ये विजयों का खजाना, खजाइन उल फुतूह। तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी कालीन सरकारी इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना था, सुल्तान बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय का यह सरकारी इतिहास प्रस्तुत करता है। देखो, जो अमीर खुसरो था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सरकारी इतिहासकार के रूप में पदस्थ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी था ये अमीर खुसरो। और ये जो है खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी का सरकारी इतिहास है। अब सरकारी इतिहास है मतलब कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ भला बुरा तो नहीं लिखा गया होगा, अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ ही की गई होगी। वैसे भी अलाउद्दीन काफ़ी कुख्यात था अपने मतलब वो जो है काफ़ी मतलब निरंकुश शासक था, तो कोई उसके बारे में भला बुरा भला कैसे बोल सकता है, कैसे लिख सकता है। तो इसमें अलाउद्दीन की तारीफ ही की गई होगी। तो यहाँ बोल भी रहा है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मतलब कि कई सारी ऐसी ऐसी बातें भी लिखी गई है जिनको विश्वास नहीं किया जा सकता। वही सरकारी इतिहास है इसी कारण से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बोला होगा ना कि भाई मेरा इतिहास लिखो। अब जो व्यक्ति बोल रहा है आप उसी के बारे में बुरा थोड़ी ना लिखोगे, उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को थोड़ी ना लिखोगे। तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। केवल अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों एवं अच्छी बातों का उल्लेख मिलता है। उसके द्वारा जो बुरे कर्म किए गए थे ना, जो कत्लेआम उसने मचाया था, वो सब इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद बोल रहा है सुल्तान की हत्या, सल्तनत हस्तगत करने की घटना एवं चित्तौड़ पर आक्रमण का उल्लेख नहीं है। देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी और सत्ता प्राप्त की थी। तो ये इन सब चीज़ों का जिक्र इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। इसके अलावा जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था ना, जो अपना जो रानी पद्मावती वाली जो कहानी है ना, रानी पद्मावती, उनके जो पति थे रावल रतन सिंह, और रानी पद्मावती फिर जौहर कर लेती है और रावल रतन सिंह वो लड़ते हुए मारे जाते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उनके यहाँ अटैक कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें इस ग्रंथ में नहीं लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, नहीं लिखी गई है। क्यों? क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी का एक काला सच है, हम ये बोल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को इसमें नहीं लिखा गया है। जो अच्छी अच्छी बातें जो अलाउद्दीन को महान बना सके वैसी चीज़ें उसमें लिखी गई है। इसके बाद अगली रचना है नूह सिपेहर। नूह शिपेहर, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय लिखा गया था। नूह शिपेहर ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद का शासक था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो नूह शिपेहर इसका मतलब होता है नौ आकाश, नौ आकाश। इस ग्रंथ के 9 भाग हैं। प्रथम 2 भाग में सुल्तान का वर्णन, शेष 7 भाग में भारत का वर्णन। मतलब पहले 2 भाग में सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का और शेष 7 भाग में भारत का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में खुसरो ने भारत देश की बड़ी प्रशंसा की है। ये वही ग्रंथ है नूह शिपेहर जिसमें अमीर खुसरो बोलता है कि मैं इस भारत भूमि में मैं जन्म लिया, यहाँ पर मुझे रहने का मौका मिला, यहाँ पर मतलब मैं पला बड़ा, तो मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, भारत की बहुत प्रशंसा करता है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जो काफ़ी मतलब अच्छा है, महान है, इस टाइप से काफ़ी अच्छी
अच्छी अच्छी बातें इसने लिखी है नूह सिपेहर में भारत के संदर्भ में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो खुसरो ने हिंदुस्तान को अपनी आंखों का सूरमा बताया है इस पुस्तक में, आंखों का सूरमा। और आंखों का सूरमा मतलब क्या होता है, एक कहावत है ना, आंखों का सूरमा होना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्यारा होना। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार वो तो उसके आंखों का सूरमा हो गया है, मतलब कि उसको बहुत प्यारा है। तो जो अमीर खुसरो था उसको भारत बहुत प्यारा था, तो ये ऐसा लिखता है। उसे भारतीय होने पर गर्व है, वह स्वयं को हिंद का तोता कहता है, खुद को हिंद का तोता कहता है। देखो इसको ना तूती ए हिंद, मतलब हिंद का तोता बोला गया है, प्रश्न कई बार पूछा गया है, और ये खुद ने अपने आप को बोला है। तो खुद को हिंद का तोता कहता है तथा गर्व से कहता है कि वह हिंदवी बोल वह लिख सकता है। ये जो हिंदवी है ना, आज जो हिंदी है उसी का एक पूर्ववर्ती रूप था। खुसरो ने इस पुस्तक में अपने वतन के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त किया है, मतलब कि एक व्यक्ति का अपने देश अपने वतन से जो प्यार होता है, जो भावनाएं होती है, उस चीज को इसने यहाँ पूरी तरह से उड़ेल दिया है। तो बहुत मतलब अच्छी रचना है, अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो नूह सिपेहर अमीर खुसरो। इसके बाद तुगलकनामा, ये भी अमीर खुसरो की रचना है, और ये गयासुद्दीन तुगलक के काल में लिखी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक को अपदस्थ करके सत्ता हस्तगत कर लिया था। तो इस ग्रंथ में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के कमजोर शासन, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के सत्ता में आने की घटना और उसकी लोकप्रियता, अलोकप्रियता होना था, उसकी अलोकप्रियता, गाजी मलिक का विरोध एवं सत्ता परिवर्तन की घटना का उल्लेख मिला है। देखो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो पहले वाला शासक था वो, उस बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि अंतिम शासक था, और यहाँ गाजी मलिक का नाम दिया हुआ है। गाजी मलिक वही है गयासुद्दीन तुगलक। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसी का जो मूल नाम है गाजी मलिक था, और ये भी पश्चिमोत्तर भारत में पोस्टेड था मंगोलों से लड़ने के लिए, और इसने कई बार मंगोलों को परास्त भी किया था। तो किस तरह से खिलजी वंश पतन की ओर बढ़ा, उसके जो आखिरी के जो शासक थे उनका जो शासन पूरी तरह से चरमरा गया था, तो वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है, और किस तरह से गाजी मलिक ने खिलजियों का विरोध किया और फिर सत्ता को परिवर्तित कर दिया। तो ये तमाम घटनाएं नूह सिपेहर में लिखी गई है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर लिखी गई। तो ये तमाम रचनाएं किसकी है, अमीर खुसरो की, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ख्वाजा अबू बकर ईसामी, कई सारी पुस्तकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतिहासकार ईसामी ने ऐसा लिखा है, तो ये है ख्वाजा अबू बकर ईसामी। इसकी जो रचना है फुतुह अस सलातीन, फुतुह अस सलातीन, क्या है इसकी रचना, फुतुह अस सलातीन। और ये कहाँ था, किसके दरबार में था, तो बहमनी साम्राज्य के अलाउद्दीन बहमन शाह को के यहाँ पर ये था, और उसी को समर्पित है ये रचना। तो ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है, और लेकिन इसने भारत के बाकी स्थानों के बारे में भी लिखा है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह कहाँ का शासक था, बहमनी का, तो उसके समकालीन है ये। महमूद गजनवी से मोहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास इसमें मिलता है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो उसके आक्रमणों का भी इसमें जिक्र मिलता है। इसके अलावा उसके बाद जो भी हुआ, जो भी घटनाएं घटित हुई, मोहम्मद गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ तक का इतिहास मिलता है। महमूद गजनवी से मोहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास मिलता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार जिसने इतिहास में घटित घटनाओं को स्वतः मानने से इनकार करते हुए घटित घटनाओं के कारणों पर बल देता है, मतलब कि कोई घटना क्यों घटित हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, उसको कैसे रोका जा सकता था, अगर ऐसा होता तो क्या होता, उसके परिणाम क्या निकले, दूरगामी परिणाम, त्वरित परिणाम, तो ये तमाम चीजें इसने लिखा है। नहीं तो पहले के इतिहासकार क्या होते थे, जैसा घटना घटित हो रहा है वैसे वो लिख देते थे, उसके पीछे क्या कारण है, किस लिए वो घटित हुआ, तो इस टाइप से वो नहीं लिखते थे। लेकिन ये जो ईसामी है इसको पहला विशुद्ध इतिहासकार माना जाता है, जिसने इन घटनाओं को स्वतः मानने से इनकार किया। इनके पीछे जो भी राजनीतिक कारण थे या जो भी दूसरे कारण थे, उन सब चीज़ों का ये जो है व्याख्या करता है। अगला हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये एक विदेशी यात्री था इब्न बतूता, और ये किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। वही तुगलक वंश का शासक, दूसरा शासक पागल सुल्तान। तो ये कहाँ का था, तो मोरक्को का था। मोरक्को एक देश है, वहाँ का था ये।
ये, और ये जो है यात्री था, दुनिया भर को घूमना चाहता था पूरी दुनिया। तो भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और इसका जो यात्रा विवरण है किताब उल रेहला, किताब उल रेहला के नाम से जाना जाता है। 1333 से 1342 तक का इतिहास इसमें मिलता है। मतलब कि जितने समय ये भारत में रहा लगभग उतने समय का इसने इतिहास लिखा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन तुगलक और उस समय के भारत के संदर्भ में इससे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। और चूंकि ये विदेशी था, यात्री था, तो इसको यहाँ के सुल्तान से कोई लेना देना तो था नहीं। हालांकि लेना देना था, लेकिन वो ऐसी चीज़ों को भी लिख सकता था जो यहाँ रहने वाले इतिहासकार नहीं लिख सकते थे, क्योंकि भाई उनको तो उनके जान का खतरा होगा ना। बाकी ये तो क्या कुछ दिन बाद चल देगा और वापस जाने के बाद लिखा होगा। तो कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें भी इसने लिखी है जो कि उस समय के दूसरे इतिहासकारों ने नहीं लिखी है, या फिर कहें कि लिखने की हिम्मत नहीं की हो। तो ये चीज़ें हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसको, और इसको दूत बना करके चीन भी भेजा गया था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं जियाउद्दीन बर्नी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियाउद्दीन बर्नी, इसकी जो रचनाएं हैं अक्सर पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके समय का है ये? तो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन है। फिरोज शाह तुगलक और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों, मतलब पहले मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में, उस वक्त फिरोज शाह तुगलक, तो दोनों के शासन काल में ये था जियाउद्दीन बर्नी। तो इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही, तो देखिए, तो तारीख फिरोज शाही, इसमें गयासुद्दीन बलबन के राज्यारोहण से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। अर्थात 1266 से 1357 तक का इतिहास मिलता है। गयासुद्दीन बलबन का राज्याभिषेक हुआ 1266 में, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6वें वर्ष तक का इतिहास इसमें मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही। और जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, उसके समय में ये लिखा गया था और नाम भी फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलता होगा। बर्नी समकालीन इतिहासकारों में उच्च कोटि का है, किंतु उससे भी कुछ खामियां अवश्य है। मतलब कि इसको ना उच्च कोटि का इतिहासकार माना जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं। जैसे वह इतिहास लिखते समय तिथि नहीं लिखता, इसकी सबसे बड़ी मतलब कमी है। और एक कई बार पूछा भी गया है कि मध्यकालीन भारत का कौन सा इतिहासकार है जो इतिहास तो लिखता है लेकिन तिथि नहीं लिखता। इसने तिथि नहीं लिखी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। बर्नी की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। एक है तारीख ए बरम कियान। तारीख ए बरम कियान, ये अरबी भाषा में लिखित अब्बासियों के प्रसिद्ध मंत्रियों का इतिहास है। बर्नी ने इसका अरबी से फारसी में अनुवाद किया। ये एक तरह का अनुवादित ग्रंथ है। उसके बाद है फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी, ये दिल्ली सल्तनत काल में इस्लाम सिद्धांत पर आधारित राज्य सिद्धांतों पर लिखी गई एकमात्र पुस्तक है। मतलब कि जो इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित जो राज्य सिद्धांत थे उनको इसमें लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। तो क्योंकि इसने दोनों का काल देखा था ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी था और फिरोज शाह तुगलक के समय भी, लेकिन अधिकतर जो है फिरोज शाह तुगलक आपको आंसर लेना है। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक भी देता है तो वो भी सही है, लेकिन वहाँ फिरोज शाह तुगलक होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के सामने आपको जरूर वहाँ वो मिलेगा, क्या नाम, इब्न बतूता वो मिलेगा। अगर जोड़ी मिलाओ देता है, एक तरफ इब्न बतूता आपका ये बर्नी और दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहाँ पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक से किसकी जोड़ी मिलेगी? इब्न बतूता। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। अच्छा, इसका एक और रचना था, मैंने नोट किया था, पता नहीं मैं शायद सेव नहीं कर पाया। नात ए मुहम्मदी, मैं लिख देता हूँ, नात ए मुहम्मदी। नात ए मुहम्मदी, ये भी जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और ये जो नात ए मुहम्मदी है, ये अपना जो मोहम्मद पैगंबर साहब है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी जीवनी है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम के संस्थापक थे, तो नात ए मुहम्मदी ये पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी, तो बर्नी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शम्स सिराज अफीफ। शम्स सिराज अफीफ, ये भी ना अपने फिरोज शाह तुगलक का समकालीन है। शम्स सिराज अफीफ, फिरोज शाह तुगलक। तो
इसकी रचना है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, अच्छा इसकी भी रचना, अच्छा दोनों की रचना तारीख ए फिरोज शाही, ये ध्यान रखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, और ये जो शम्स सिराज अफीफ है इसने भी लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। कई बार ना तारीख ए फिरोज शाही पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, और वहां पर आपको जो है जियाउद्दीन बर्नी नहीं मिलता है, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जियाउद्दीन बर्नी की रचना तो याद कर लेते हैं लेकिन शम्स सिराज को याद करना भूल जाते हैं। तो ये तारीख ए फिरोज शाही, ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखी गई है शम्स सिराज अफीफ द्वारा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये जो सैयद वंश का शासक था ना मुबारक शाह, उसके समय का है ये, और उसको समर्पित है ये पुस्तक सैयद वंश के शासक मुबारक शाह को, उसी के समय में ये लिखा गया है। और इसकी जो रचना है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, ये इसकी रचना है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, बस इतने ही 10 इतिहासकार, इससे अलग से मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इन्हीं में से ही पूछा जाता है इनकी रचनाओं के संबंध में, इनकी रचना में विषय क्या था और ये किस शासक से संबंधित थे। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, विशेष करके जोड़ी मिलाओ के रूप में या सही गलत के रूप में, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।